सीएनबीसी आवाज और मोतीलाल ओसवाल बजट हेडक्वार्टर स्टूडियोज में आपका स्वागत है। और आज बात करेंगे सोने की, जहां पर 84,000 रुपीज पर 10 ग्राम्स के लेवल्स हमने यहां पर सोने में निकलते हुए देखे हैं। ऑल टाइम हाईज हैं ये भारतीय बाजारों के लिए। और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की अगर बात की जाए तो यहां पर भी हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे हैं। $2850 प्रति आउंस के ऊपर के लेवल्स अब यहां पर सोने ने निकाले हैं। लेकिन आपकी स्क्रीन पे जो फ्लैश कर रहा है वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक 2024 में हमने सोने के इंपोर्ट में 712 टन यहां पर आता हुआ देखा है, जो पिछले साल के कंपैरिजन में कमजोर है। जो क्लियरली एक जो चिंता थी बाजार में कि क्या हमने ज्यादा इंपोर्ट्स देख लिए हैं और क्या सरकार यहां पर ड्यूटी रिव्यू करेगी, काफी सारी असमंजस थी पिछले कुछ महीनों में, जो हमने यहां पर दूर होते हुए देखी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ इंडिया सचिन जैन है। सचिन नमस्कार। और वो रिपोर्ट अभी अभी हमारे बॉक्सेस में हिट करी है और जिस तरह के नंबर्स हम यहां पर देख रहे हैं कंसर्निंग नहीं है। टू बिगिन विद इंपोर्ट्स के ऊपर ही आपसे पहले बात करना चाहेंगे। 712 टन को आप कैसे देखते हैं? सुमनीषा, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे को बुलाया अपने प्लेटफॉर्म पे। और जैसे आपने मेंशन किया कि कोई आपत्तिजनक बात नहीं है, एक बहुत विश्वास की बात है। एक प्रगति सोने के द्वारा हमारे देश में हो रही है, वो बहुत क्लियर है। और जो पिछले हफ्ते हमने एक बजट का एक आंकड़न देखा जिससे एक रिजल्ट निकले, वो इस सारी गतिविधि को सपोर्ट करता है। और जैसे आपने दिखाया कि जो इम्पोर्ट रहे, इवन जब ड्यूटी रिडक्शन के बाद एक ग्रे मार्केट बिल्कुल खत्म हुआ है, एक तरह से बहुत नेग्लिजिबल हो गया है, उसको रखते हुए भी 712 टन के करीब जो इम्पोर्ट हुआ है, विच इज अ वेरी बहुत ही हेल्दी नंबर है। क्योंकि वैल्यू वाइज अगर आप देखें तो काफी हमारे उसमें बढ़ोतरी है, लेकिन वॉल्यूम वाइज इट्स अ गुड, मतलब एक गुड डेस्टिनेशन हम लोग पहुंचे। एब्सोल्युटली। एज वी स्पीक सचिन, मैं आपकी रिपोर्ट यहाँ पर देख रही हूँ। मैं इन्वेस्टमेंट डिमांड और ज्वेलरी डिमांड पे बात करना चाहूंगी। पहले ज्वेलरी डिमांड पे, इवन एज पिछले साल के कंपैरिजन में नंबर कम है लेकिन वैल्यू ऊपर है। ज्वेलरी डिमांड इंडियन मार्केट्स में पिछले साल के मुकाबले क्या एनालाइज कर रहे हैं आप इन नंबर्स से? अगर आप चाहती हैं तो मैं दो आपको बताता हूँ ग्लोबली क्या हुआ और हमारे देश में, भारत में क्या हुआ। अगर उस तरह से आप चाहें तो एक क्लियर आ जाएगा। तो अगर आप ग्लोबली देखें तो करीब 4,974 टन का कंजम्पशन पूरे साल में हुआ। ये पिछले साल से बढ़ा था और वैल्यू वाइज ये आज तक का रिकॉर्ड $382 बिलियन के करीब का कंजम्पशन गोल्ड का रहा पूरे साल में। इसके 4 पिलर्स हैं। आपने जैसे मेंशन किया इन्वेस्टमेंट डिमांड, तो ग्लोबली करीब 25% बढ़ोतरी हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड में देखी, जो बार एंड कॉइन में होती है, ईटीएफ में होती है। ईटीएफ जो ग्लोबली पहले 6 महीने में थोड़े वीक थे, सेकंड हाफ ऑफ द ईयर में ईटीएफ में हमने दोबारा बढ़ोतरी देखी, करीब 19 टन की बढ़ोतरी हमें देखने को मिली। उसके बाद ज्वेलरी में ग्लोबली करीब 12 से 13% का हमने गिरावट देखी है। और इंडिया काफी स्तर पे रहा, मतलब अगर आप नेट देखें तो हमारा करीब 2% का एक गिरावट है, जिसको मैं डिटेल में भी आपको बताऊंगा। सबसे ज्यादा गिरावट एक चाइनीज मार्केट में रही ज्वेलरी को लेके। और इसमें एक बड़ा लॉजिकल एक कंक्लूजन है, क्योंकि कंज्यूमर जो एंड कंज्यूमर होता है उसके पास एक सर्टेन बजट होता है जिससे वो आगे आके खरीदता है। और क्योंकि जो प्राइस गोल्ड का बढ़ता रहा तो बजट लोगों का उतना ही रहा। तो आप देखें कि खर्चा उतना हुआ, इन्वेस्टमेंट उतनी हुई, लेकिन जो वॉल्यूम थी उसमें थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट है। तो मैं डिटेल आपको भी इंडिया के रूपांतर में समझाऊंगा। सेंट्रल बैंक एक बहुत स्ट्रॉन्ग पिलर रहा हमारा इस साल। करीब 1,043 टन का हमने बढ़ोतरी देखी सेंट्रल बैंक्स परचेज की। इसमें जो 3 से 4 लीडिंग बैंक्स थे, चाइना ने लीड किया था पहले हाफ ऑफ द ईयर में। उसके बाद जो 3 बैंक्स रहे उसमें नेशनल बैंक ऑफ पोलैंड, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और हमने सेंट्रल बैंक ऑफ टर्की की काफी बाइंग देखी। अगर आप रिजर्व बैंक का भी देखें तो इस 2024 में करीब 73 टन की उन्होंने बाइंग करी, जो अगर आप देखें 2023 से करीब 4 गुना बढ़ के थी। तो एक कॉन्फिडेंस गोल्ड को लेकर रिजर्व बैंक आगे बढ़ रहा है और एक देश की एक प्रगति और देश की एक ठहरावट का एक नतीजा ये होता है। लास्टली टेक्नोलॉजी हमने देखा है कि पूरे साल में, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप्स जो हैं जिनमें काफी फास्ट एक टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें गोल्ड का यूसेज बढ़ रहा है। हमने करीब 7 से 8% की बढ़ोतरी वहां देखी। और हमारा सोचना ये है कि जब हम आगे बढ़े और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक हम सबकी जिंदगी का भाग बढ़ने वाला है, तो एक कंजम्पशन इसको लेके आगे बढ़ेगी। ये तो ग्लोबल एक उस पे रहा। और जैसे तो भारत में करीब हमारी कंजम्पशन 802 टन की रही इस साल, जो करीब 5 से 5% बढ़ी थी, जो पिछले साल 2023 में करीब 761 टन की कंजम्पशन थी। वैल्यू वाइज ये काफी बढ़ी है। वैल्यू वाइज करीब 31% की हमने बढ़ोतरी देखी है इस 5% के गैप में। तो करीब 5,15,000 करोड़ की हमारी एक कंजम्पशन गोल्ड की रही 2024 में।
ज्वेलरी सचिन, डिमांड इन्वेस्टमेंट, अगर आप इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पर बात कर सकें, क्योंकि ये एक सवाल है जो हमने ऑनलाइन सोशल पे भी आता हुआ देखा है कि इन्वेस्टमेंट डिमांड इंडियन मार्केट्स की कैसी रही और ऑफ कोर्स आगे जाकर यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? इन्वेस्टमेंट डिमांड बहुत स्ट्रांग रही मनीषा। सो करीब 29% का हमने बढ़ोतरी देखी। सो करीब 240 टन की कंजम्पशन हमने इन्वेस्टमेंट डिमांड की देखी। और ये दो प्रकार में होती है, इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन लार्जली, और कुछ ईटीएफ का हमने एक प्रावधान देखा। ईटीएफ जो जनवरी 2024 में करीब 40 टन का ईयूएम था, वो हमने दिसंबर 31 को करीब 55 टन का ईयूएम देखा। तो 15 टन ओवर 40 टन। तो अगर आप देखें 15 टन इंडिविजुअली शायद थोड़ा छोटा लगता है, लेकिन ये बहुत एक स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट है जिसमें हमारा सोचना है एक कस्प पे है, और एक इसकी जो अवेयरनेस बढ़ रही है उससे काफी बढ़ोतरी आनी चाहिए। एंड लास्टली इन्वेस्टमेंट बार एंड कॉइन, जिसमें हमने करीब 30 से 31% की ओवरऑल ग्रोथ देखी। लेकिन अगर आप वैल्यू में देखें इसे, तो करीब 61% की हमने ग्रोथ इन्वेस्टमेंट एरिया जो हमारे देश में कंजम्पशन हुई है उसमें देखने को हमारे को मिली है। एंड लास्टली ज्वेलरी का भी इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज ज्वेलरी में आप देखें कि ग्लोबली काफी गिरावट है, 11 से 12% जैसे हमने मेंशन किया। लेकिन हमारे देश में जो गिरावट रही करीब 1 से 2% के करीब रही, और करीब 563 टन की कंजम्पशन हमने ज्वेलरी में देखी, विच इज वेरी स्ट्रॉन्ग। और अगर आप वैल्यू वाइज देखें तो करीब 22% की बढ़ोतरी हमने ज्वेलरी कंजम्पशन में देखी। फर्स्ट पहले 2 क्वार्टर जो थे कैलेंडर ईयर के, जनवरी से लेके जून तक थोड़े वीक थे। हमने तीसरी तिमाही जो देखी, जो जुलाई अगस्त सितंबर की थी, जब उसी समय यूनियन बजट में एक हमारा रिडक्शन हुआ था इंपोर्ट ड्यूटी का, उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा। जो पहला क्वार्टर था वेरी स्ट्रॉन्ग। और हमने जो अक्टूबर, क्योंकि उस समय दिवाली थी, धनतेरस था, अच्छी बढ़ोतरी देखी। और नवंबर मिड से दिसंबर में हमने थोड़ी कमजोरी देखी। तो इस पूरे एवरेज को लेके करीब 2% की हमने गिरावट देखी है। और ये काफी लाजमी है, बिकॉज जब प्राइस एक गोल्ड का बढ़ता है तो कंज्यूमर जो ज्वेलरी का होता है थोड़ा रुक के परचेज करता है, जो हमने ऑल्सो भी जनवरी में भी देखा। The other thing, जब ऑल टाइम हाई प्राइसेस होते हैं सचिन, तो हम देखते हैं कि रिसाइकल गोल्ड यहाँ पर मार्केट्स में आता है। वो नंबर्स क्या दर्शाते हैं? और रिसाइकल गोल्ड में भी हमने 2% की गिरावट देखी है पिछले साल से। ओके। बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसका ये है, अगर आप उसका ट्रेंड निकालें तो एक कॉन्फिडेंस कंज्यूमर का सोने के प्रति स्ट्रांग है, और कंज्यूमर से होल्ड कर रहा है। तो ये एक उसका आंकड़न है। और ये हम काफी डिटेल स्टडी करते हैं रूरल इंडिया की और अर्बन इंडिया की। और रूरल इंडिया में भी जो एक ठहरावट है, जो एक होल्ड करने की कैपेसिटी इसमें गोल्ड की है, काफी ज्यादा है। काफी एक उसमें एक आकर्षण है गोल्ड को होल्ड करना। एंड फाइनली सचिन, अगर हम एवरेज प्राइसेस देखें, वो आपने कैसे यहाँ पर बढ़ते हुए देखे हैं? और इस साल की शुरुआत जिस तरह से हुई है, ऑल टाइम हाईज लगातार पिछले 5 दिनों से हम यहाँ पर अब बना रहे हैं, क्या सेंस निकल के आ रही है? आप अगर एवरेज प्राइस यूएस डॉलर में देखें तो करीब $2388 का हमने एवरेज प्राइस देखा। और ये मैं प्राइसेस विदाउट कस्टम ड्यूटी, विदाउट टैक्सेशन बता रहा हूँ, और पर आउंस। और अगर आप इंडिया में देखें तो पर 10 ग्राम का हमारा एवरेज करीब ₹65,000 का था। लेकिन ये मेरा, जैसे आपने मेंशन किया, 4 से 5 दिन में काफी ऊपर नीचे हो रहा है, ज्यादा ऊपर ही हो रहा है। लेकिन आप गोल्ड को हमेशा लॉन्ग टर्म, एक लंबे जरिए के हिसाब से और एक दृष्टिकोण थोड़ा लंबा रखें, तो आप जो कोर वैल्यूज हैं गोल्ड की, वो हमेशा पैन आउट करेंगी। कि गोल्ड एक लिक्विड एसेट है, इट्स गुड हेज आपका डाइवर्सिफिकेशन ऑफ पोर्टफोलियो के हिसाब से। और एक कॉन्फिडेंस जो गोल्ड का एज एन एसेट क्लास पिछले 12 से 13 महीने में हमने देखने को मिला है, वो बरकरार रहना चाहिए। सचिन, ये जिस तरह से इस साल की यहाँ पर शुरुआत हुई है, जहाँ पर सेफ हेवन बाइंग अच्छी खासी है, जैसे आपने कहा तीसरा साल जहाँ पर हमने सेंट्रल बैंक बाइंग 1000 टन के ऊपर लगातार बनते हुए देखी है, क्या ट्रेंड्स आप देखते हैं इस साल में भी स्पिल ओवर होता हुआ? सेंट्रल बैंक मनीषा, एक पूरा आंकड़न इस तरह से होता है, एक स्ट्रेटेजिक मूव एक देश की होती है और एक स्ट्रेंथ दर्शाता है देश का। तो अगर आप देखें पिछले 5 से 10 साल के अंदर मेजॉरिटी जो इंक्रीज सेंट्रल बैंक की हुई है, वो डेवलपिंग नेशंस की हुई है। और एक जो और लार्जली चाइना इंडिया ने काफी डोमिनेट किया इस कॉन्वर्सेशन को। और ये हमारा सोचना ये है कि बरकरार रहना चाहिए। हम एक सर्वे करते हैं सेंट्रल बैंक्स का, उसमें करीब 30% सेंट्रल बैंक्स ग्लोबली ने मेंशन किया है कि वो अपना इंटरेस्ट गोल्ड का और अपनी बाइंग गोल्ड की बरकरार रखेंगे। तो ये हमारी करीब 4 से 5 महीने पहले की एक रिसर्च थी। और जिस तरह से ये जियो पॉलिटिक्स कोई ऐसा नहीं कि पूरी सेटल हो गई है, जिस तरह से नई लीडरशिप है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, उसको लेके हमारा सोचना ये है कि एक कॉन्फिडेंस, एक दृढ़ता, एक स्थिरता और एक स्ट्रॉन्ग पिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड दर्शाया जाएगा सेंट्रल बैंक की बाइंग में, जो अगले कुछ महीने में भी दिखना चाहिए।
ऑल राइट। वेल ऑफ कोर्स वो नंबर्स हैं, काफ़ी एनकरेजिंग नंबर्स हैं, स्ट्रॉन्ग नंबर्स हैं, और जैसे आपने कहा कि सरकार को कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, उस तरह के भी ये नंबर्स हैं, तो ऑल कंपासिंग इन दैट सेंस। सचिन, आप जाएं उससे पहले मैं आपको बताऊं, हम कल भी आपसे यहाँ पर बात कर रहे थे और इमीडिएटली आपके बाद हमने भार्गव वैद्य जी से बात की थी और आप तब तक शायद लॉग आउट कर चुके थे। तो भार्गव जी कह रहे थे कि सचिन पहले डायमंड्स में था तो वो फॉरएवर वाली जो डायमंड्स की चमक थी वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी। जब से सचिन गोल्ड में गया है, गोल्ड ऊपर चला गया और डायमंड नीचे आ गया है। मे बी सचिन शुड हैव अ लेग इन बोथ, ऐसा कुछ करना चाहिए। आप तब तक लॉग आउट कर चुके थे, इज द रीजन मैं आपको ये कॉन्वर्सेशन रिपीट करके दे रही हूँ। तो क्लियरली सोने में अच्छी खासी चमक है और आप इन लीड है यहाँ पर, और बेहतरीन हमने यहाँ पर स्टेप्स आते हुए देखे हैं। आशा यही है कि 2025 भी यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग जाएगा। वेल, ये बात हुई सोने की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक लेंगे, वापस लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे कुछ और कमोडिटीज की। स्वागत है आपका, और बात अब यहाँ पर चीनी की करेंगे। हमारे साथ श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी जी हैं। अतुल जी नमस्कार। और चीनी के भावों में लगातार तेजी देखने को मिली है, एक महीने में दाम 2% तक चढ़ चुके हैं, इस तरह की रिपोर्ट्स हैं। एक्सपोर्ट को यहाँ पर जारी कर दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुछ तेजी देखने को मिली है। भारतीय बाजारों में माना जा रहा है कि प्रोडक्शन थोड़ी सी कम है, मिल्स यहाँ पर जल्दी बंद हो जाएंगी। आप कहेंगे ये सारी चीज़ें अब तक प्राइसेस बेक इन या फैक्टर इन कर चुके हैं? नहीं, अभी फैक्टर इन होना बाकी है। मैं समझता हूँ अभी महाराष्ट्र और कर्नाटका में वंस द फुल इम्पैक्ट ऑफ मिल्स क्लोजिंग दिखाई देने लगेगा, तब वी विल सी कि द क्रॉप नंबर्स जो हम लोग शुरू में सोच रहे थे उससे शायद कहीं कम होंगे, और ये रिफ्लेक्ट करने लगा है आज की तारीख में इंटरनेशनल मार्केट्स में भी, क्योंकि इंडियन क्रॉप को थोड़ा इंटरनेशनल प्लेयर्स ने भी डिस्काउंट कर दिया है कि शायद इंडियन क्रॉप वो नहीं होगी जितनी सोच रहे थे। और दिनों दिन जो सिचुएशन डेवलप होती जा रही है उससे लग रहा है थोड़ी क्रॉप कम तो डेफिनेटली होगी। और हिंदुस्तान से एक्सपोर्ट भी बहुत एग्रेसिवली नहीं हो पा रहा है, जो भी 1 मिलियन टन का गवर्नमेंट ने कोटा भी दिया है, क्योंकि एक्सपोर्ट इंटरनेशनल वैल्यूज भी देखी बहुत ही जा रही हैं। आज समझ लीजिए अगर इंडिया से एक्सपोर्ट होना है तो रफली 45 रुपए किलो के आसपास में FOR पोर्ट पहुंच के बाजार है, रफली इंक्लूसिव ऑफ द एक्सपोर्ट का जो प्रीमियम है या जो भी वो है। और एट 4700 जो कि मतलब 2000 रुपए तो पोर्ट पे खर्चा लग ही जाता है, तो इट वर्क्स आउट टू मोर और लेस 540 to 545 लेवल्स। तो ये लेवल पे अभी ट्रेड बहुत एग्रेसिवली हो नहीं रहा है, क्योंकि इंडियन डोमेस्टिक प्लेयर्स जो भी मिल्स हैं वो थोड़ी रिजर्व सेलर्स हैं, बिकॉज उनको लगता है कि शायद गर्मी का मौसम आने से और थोड़ी डिमांड बढ़ेगी और थोड़ा बाजार और बढ़ सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग सिनेरियो है। आई नो एक स्पेकुलेटिव क्वेश्चन हो जाता है अतुल जी, लेकिन अगर हम 2% की तेजी ऑलरेडी देख चुके हैं और आपने कहा सब कुछ फैक्टर इन नहीं हुआ है, समर डिमांड एक एडेड पॉजिटिव है, किस तरह से फिर प्राइसेस मूव करेंगे यहाँ? देखिए, प्राइसेस तो मैं समझता हूँ डेफिनेटली पॉजिटिव ही रहेंगे, और इंडियन वैल्यूज तो डेफिनेटली दे शुड स्टार्ट मूविंग अपवर्ड स्टिल फर्दर। आज की तारीख में देखिए 38-38.5 की रेंज तो आ गई है अपना महाराष्ट्र कर्नाटक की, और यूपी वगैरह का देखें तो 42-43 की रेंज आई चुकी ऑलरेडी। और गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव भी जो था एक्सपोर्ट खोलने का, वो इफेक्टिवली यही था कि शुगर के प्राइसेस बढ़ें, और वो शुगर के प्राइसेस जो गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही थी और चाहती थी कि बढ़ें, जिससे कि किसानों का पेमेंट वगैरह भी सब टाइम पे हो जाए, तो आई थिंक दैट पर्पस इज गेटिंग सॉल्व्ड। और शुगर बहुत ज्यादा सस्ती रखने का कोई खास औचित्य भी नहीं है। अतुल जी, आपको जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर एजेंसीज कंपनीज सबके यहाँ पर क्या क्रॉप प्रोडक्शन है वो नंबर्स आ चुके हैं, शायद हम एक और फाइनल एस्टिमेट भी यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। इन सब फिगर्स के बीच में आपकी फिगर क्या है? कहना बड़ा मुश्किल है, और हम लोगों की जो मतलब जो महाराष्ट्र और कर्नाटका की मिल्स हैं, मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा चल पाएंगी, और लास्ट ईयर के मुकाबले आई वुड नॉट बी सरप्राइज कि हम लोगों की 15 से 18% लोअर क्रशिंग हो। तो दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू रिफ्लेक्ट कि मार्केट में जो प्राइसेस हैं डोमेस्टिक शुगर के, वो थोड़े एलिवेटेड तो रहने चाहिए, क्योंकि शुगर का प्रोडक्शन इस वक्त पर डेफिनेटली कम होने वाला है। अब तो खैर ऑलमोस्ट 75% ऑफ द क्रशिंग पीरियड तो ऑलरेडी ओवर हो गया है, तो सारी चीज तो मेरे ख्याल से सबके
नजर में आ ही चुकी है। तो डेफिनेटली कमी होगा, ऑन द लोअर साइड ही होगा। जो एस्टिमेट्स वहां पे चीनी मंडी की कॉन्फ्रेंस में हुए थे, मैं समझता हूँ उसके लोअर साइड ही रहना चाहिए जो एक्चुअल फाइनल नंबर्स हैं। ऑल राइट, अतुल जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो क्लियरली चीनी के भाव ऊपर हैं, आगे भी ऊपर ही रहेंगे। समर डिमांड भी बहुत जल्दी निकल के आ जाएगी और एक तेज़ी यहाँ पर प्राइसेस में बरकरार रह सकती है। हमारे साथ अनुज गुप्ता भी हैं। अनुज, आप कैसे देखते हैं? सोने पे तो हमने खासी यहाँ पर बात कर ली है, लेकिन मेटल्स में और कच्चे तेल में अब आपकी क्या सेंस है? मनसा जी गुड मॉर्निंग। देखिए, गोल्ड सिल्वर तो ऑलरेडी हाई पे चल रहे हैं। मुझे लगता है कि बाकी कमोडिटी में भी अच्छा खासा वॉलिटिलिटी मूवमेंट है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर हम क्रूड की बात करें तो क्रूड में हमें लगता है कि 6275 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 6220 का लगाएं, टारगेट करीबन 6400 तक देखा जा सकता है। और अगर हम कॉपर या बेस मेटल में बात करें तो यहाँ भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। तो कॉपर के अंदर भी हमें लगता है करीबन 837 के आसपास खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 833 का लगा, टारगेट हमें लग रहा है कि 850 तक देखा जा सकता है। सिमिलरली जिंक के अंदर भी अच्छी खासी वॉलिटिलिटी है, यहाँ पर हमने लोअर लेवल से रिकवरी आते हुए देखी है। तो जिंक के अंदर भी करीबन 266.50 में खरीदारी करें। स्टॉप लॉस 264 का लगाएं, टारगेट 270 तक आ सकता है। तो हमें लगता है कि बुलियंस के अलावा आज एनर्जी सेगमेंट में और बेस मेटल में पॉजिटिव ट्रेंड देखा जा सकता है। साथ ही क्रूड में क्या करने की राय है, क्योंकि काफ़ी चॉपी मूव्स यहाँ पर हैं? देखिए, क्रूड के अंदर भी खरीदारी का ही ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है आज के लिए। एक क्विक फाइनल अनुज, और ये एग्रीकल्चर कमोडिटीज पे है जहां पर उठापटक जारी है, वॉल्यूम्स कमजोर हैं, बाजार थोड़ा सा निराश है क्योंकि अब मार्च तक डेरिवेटिव्स यहां पर पुश कर दिए गए हैं। यहां पर क्या करने की राय है? देखिए, इस बार अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर में सप्लाईज काफी स्ट्रांग रही हैं, जिसकी वजह से हमने देखा है कि सभी एग्रीकल्चर, चाहे मसाले हो, चाहे हमने देखे हैं कि कहीं ना कहीं कॉटन सीड ऑयल के अंदर भी नरमी देखने को मिल रही है। तो फिलहाल हमें लगता है कि अभी मसालों में, ग्वार सीड में, सभी के अंदर एक मिलाजुला कारोबार रहेगा। बट हाँ, अराइवल बढ़ने की वजह से भावों में एक गिरावट देखने को मिल रही है। तो मसाले हमें लगता है कि अभी फिलहाल थोड़े अंडरटोन रहेंगे। अनुज बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए और सभी कमोडिटीज पर स्ट्रैटेजीज हमारे दर्शकों के साथ शेयर भी करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, हम लौटेंगे तो बात करेंगे इक्विटीज की।